हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आपको वर्कबुक के सारे एक्सरसाइज के आंसर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला कौन सा आता है? वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसमें आपको एक वाक्य में जो भी एरर है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसे आपको दोबारा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा टिक करके। तो वर्कबुक में जो भी क्वेश्चंस आपको ईजी लगे उतना आप पढ़ोगे तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे मॉडल पेपर में, वही क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप मॉडल पेपर के जो भी क्वेश्चंस है ग्रामर में, स्पेशली ग्रामर के जो क्वेश्चंस है उसे आप ठीक से पढ़ोगे, क्योंकि उसी में से 50% ग्रामर के क्वेश्चंस तो आएंगे। तो ज़्यादातर वर्कबुक से ही ग्रामर पूछा जाता है। अगर वर्कबुक से अतिरिक्त कोई क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में तो वो बहुत इजी क्वेश्चन ही रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो आपको जो भी क्वेश्चंस वर्कबुक में इजी लगेगा आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर मत जाइए, सिर्फ इजी क्वेश्चंस को देखते जाइए वाक्य शुद्धि में। और जो मॉडल पेपर में पूछा जाता है उसे ठीक तरीके से, कोई भी क्वेश्चन उसमें से स्किप मत कीजिए। जो मॉडल पेपर में प्रिपरेटरी में दिया जाता है उन क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए, उन क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए, तो आपको ग्रामर में फुल मार्क्स ही मिल जाएगा। तो ये है वाक्य शुद्धि के क्वेश्चंस। ये ज़्यादातर इजी होता है। जो भी एरर आपको पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। जैसे कि आप पहले सेंटेंस में ही देख सकते हो, तुम तुम्हारे घर जाओ। तो कभी भी हम तुम तुम्हारे घर जाओ ऐसे तो हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं तुम अपने घर जाओ। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलता है। तो ऑलरेडी आपको आंसर्स है यहाँ पे, आप सारा आंसर्स एक बार देख लीजिए तो एग्ज़ाम में लिखते वक्त आपको ईजी हो जाएगा। अगर छोटा सा भी मिस्टेक हो जाए ना तो एग्ज़ाम में मार्क्स काटा जाता है, इसलिए आपको ठीक से देखना पड़ेगा, स्पेशली स्पेलिंग्स को। तो नेक्स्ट आता है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो ये आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये भी मॉडल पेपर से ही आया था। जो क्वेश्चन वहाँ पे था उसी क्वेश्चन को कॉपी करके एग्ज़ाम में दिया गया था। तो मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस को ठीक तरह से आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप्शंस रहता है, अगर 5 क्वेश्चन है तो 6 ऑप्शंस रहता है, तो एक एक्स्ट्रा होता है। तो जब भी आप क्वेश्चंस देखोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे ठीक से, और आपको कौन सा कारक किस क्वेश्चंस के लिए ठीक लगेगा उसे आप डालकर देखोगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से कारक कौन से क्वेश्चंस के लिए ठीक रहता है। तो पहले ही आप कोई कारक को मत डालिए, पहले क्वेश्चंस को देखिए और फिर मैच करने की कोशिश कीजिए कि जो ऑप्शंस में कौन सा कारक उस पर ठीक तरह से सूट होता है। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चंस भी वर्कबुक या मॉडल पेपर से ही आता है, तो आपको इजीली पता चलता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। तो नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट दूसरा एक रिक्त स्थान की पूर्ति है, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जैसा है, मतलब एक सेंटेंस है, आपको एक वर्ड को फिल करना है। तो इसके बाद कौन सा आता है? काल परिवर्तन। तो काल में यहाँ तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया होता है, उसमें आपको या तो भूतकाल में उसको बदलना पड़ता है, भविष्य काल या वर्तमान काल में बदलना पड़ता है उस क्वेश्चन को। तो ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि काल में कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए, कुछ और पहले की घटना याद आती है, तो इसमें आपको भूतकाल में बदलना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे कि वो क्वेश्चन किस काल में है। तो अब ये वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसे आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, भूतकाल। तो आप क्या करोगे, जो लास्ट सेंटेंस है उसको आप बदल दोगे, मतलब लास्ट वर्ड है, कुछ और पहले की घटना याद आती थी, ऐसा कर दोगे। जहाँ पे है उसे ती कर दोगे। अगर इसको भविष्य काल में करना होता तो क्या करते आप, कुछ और पहले की घटना याद आएगी, आपको आएगी ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि इस सेंटेंस को, कुछ और पहले की घटना याद आती है, इस सेंटेंस को अगर भूतकाल में बदलना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कुछ और पहले की घटना याद आई, ऐसे भी आप लिख सकते हो। बट जिस क्वेश्चंस में इस तरीके का लाइन होता है, आती है, इसे अगर आप आती थी ऐसे कन्वर्ट करोगे तो ही आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएगा। मतलब वो आंसर भी करेक्ट है, उसको भी मार्क्स दिया जाता है, बट एक्यूरेट आंसर क्या कौन सा होगा? अगर आती है तो आप उसे आती थी ऐसे कन्वर्ट करोगे। जो लास्ट जो वर्ड होता है ना उसे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। पर ये वाला आंसर भी ठीक है, कुछ और पहले की घटना याद आई, ये भी ठीक है, ये भी भूतकाल का ही एक आंसर होगा। तो नेक्स्ट वाला देखिए, माली पौधों को पानी दे रहा है, ये भी वर्तमान काल में है, इसे आपको भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है।
तो क्या करोगे आप, माली पौधों को पानी देगा, तो ऐसे आप कन्वर्ट करोगे। अगर भूतकाल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते आप, माली पौधों को पानी दे रहा था, ऐसा। माली ने पौधों को पानी दिया, ये भी भूतकाल का ही एक आंसर है, बट ज़्यादा एक्यूरेट आंसर कौन सा रहेगा, माली पौधों को पानी दे रहा था। सरला गाना गाती थी, तो ये भूतकाल में है। इसे अगर वर्तमान काल में बदलना है तो क्या करोगे, सरला गाना गाती है, ऐसे करोगे। अगर भविष्य काल में करना है तो क्या करोगे, सरला गाना गाएगी। तो नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट मुहावरे। मुहावरे बहुत इजी है, क्योंकि मुहावरे मैच द फॉलोइंग के लिए आता है। आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से मुहावरे का आंसर कौन सा है, क्योंकि वर्कबुक में जो है वही पूछा जाता है। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स है उसके बाद साइड में कुछ मुहावरे दिया जाता है, उसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा बोलते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वाले क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, कौन सा, वर्कबुक के क्वेश्चंस। तो अगर आपको टाइम मिलेगा तो ही आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, बट वर्कबुक के जो क्वेश्चंस देखोगे तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी रहेगा, और मॉडल पेपर का भी आप देख लोगे तो वो ठीक ही रहेगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग होता है ना, तो आपको पता चल जाता है। अगर कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो भी आपको पता चल जाता है कि आंसर क्या हो सकता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, आप ठीक से इसे एक बार देख लीजिए। तो नेक्स्ट कौन सा आता है, लिंग। तो लिंग टोटल 60 क्वेश्चंस हैं आपके वर्कबुक में, तो आप सारे क्वेश्चंस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इजी है वही देखते जाइए। मनोहारी, जुलाहा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ इजी वाला क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि भैंस, चूहा, पंडित और कवि, शिष्य, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जब पूछा जाता है तो ट्विस्ट करके पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपके वर्कबुक में पंडित है, तो पंडित के आंसर क्या है, पंडित का अगर आप लिंग चेंज करोगे तो क्या लिखेंगे आप, पंडिताइन। बट एग्जाम्स में कैसा पूछा जाता है, पंडिताइन पूछा जाता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पंडित। तो मिक्स करके या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर पुल्लिंग पूछा जाता है तो आपको उसका स्त्रीलिंग लिखना पड़ेगा, स्त्रीलिंग भी पूछा जाएगा और स्त्रीलिंग पूछा जाता है तो पुल्लिंग लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कौन सा आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो लिंग आपको कितने मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी 3 मार्क्स के लिए ही आता है। और इसमें भी आप इजी क्वेश्चंस ही देखते जाएंगे, वर्कबुक्स के और मॉडल पेपर्स के देखोगे तो काफ़ी रहेगा। इसमें प्रतिदिन होने वाला, जैसे कि दैनिक, रोगी का इलाज करने वाला, वैद्य, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपकी आंसर भी ठीक है बट स्पेलिंग मिस्टेक है तो मार्क्स काटा जाता है। देखिए हिंदी में मार्क्स क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा ग्रामर में ही जाता है कुछ बच्चों का। अगर ग्रामर परफेक्ट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, बट ग्रामर में कहाँ मिस्टेक होता है, आप क्या करते हो, आप आंसर तो देख लेते हो बट इसे लिखते वक्त आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो हस्तलिखित है उसमें थ, बड़ा वाला थ लिखना है या छोटा वाला थ लिखना है, ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तब आपको पता नहीं चलता है, आप सिर्फ आंसर्स को याद रखते जाओगे बट लिखते नहीं हो आप आंसर को। अगर लिखोगे भी नहीं तो भी चलेगा, बट आपको स्पेलिंग्स को ठीक तरीके से देखना पड़ेगा एक बार। अगर आपको पूरा स्पेलिंग्स पता है तो भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम आपको ऑलरेडी टेंशन में रहते हो और वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा वाला लिखना है। इसलिए मैं कहूँगी कि क्वेश्चंस के आंसर ठीक तरीके से आप देख लीजिए, उसके स्पेलिंग्स में मिस्टेक मत कीजिए। अगर आपके आंसर करेक्ट है, फॉर एग्जांपल हस्तलिखित, इसमें आंसर कैसे लिखना है आपको, हस्त यानी छोटा वाला थ आपको लिखना पड़ता है, छोटे वाला छोड़कर आप बड़ा वाला त लिखोगे। अगर आपने हस्तलिखित लिखा है बट बड़ा वाला थ लिखा है तो वो रॉन्ग ही है, 1 मार्क गया आपका। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ठीक से स्पेलिंग्स को देख लीजिए। तो नेक्स्ट कौन सा आता है आपके एग्जाम्स में, उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अनुशासन। अनुशासन एक शब्द है तो उसमें अनु क्या है, ये उपसर्ग है, और शासन क्या है, शासन मूल शब्द है। तो आपके एग्जाम्स में कैसे पूछेंगे, शासन ऐसे पूछेंगे, तो शासन को आपको एक उपसर्ग लगाकर उसमें एक वर्ड बनाना पड़ता है, तो ऐसे पूछेंगे एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उप, परा, अव, नी ऐसे कुछ उपसर्ग है, इसे यूज़ करके आपको एक वर्ड बनाना है। जैसे उपहार, परा है तो पराजय, ऐसा आप वर्ड्स बना रहे हो। पर एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम्स में एक शब्द दिया जाता है, उपसर्ग नहीं दिया जाता है, शब्द दिया जाता है, उस शब्द को उपसर्ग लगाकर जोड़कर आपको शब्द बनाना है। जैसे कि शासन, शासन दिया गया है तो क्या करोगे आप, अनु प्लस शासन, अनुशासन ऐसा लिखोगे, ठीक है। अगर कर्म है, कु प्लस कर्म, कुकर्म, ऐसे ऐसे आप नया नया शब्द बनाकर लिखोगे। आई होप आपको उपसर्ग क्या है ये समझ में आ गया होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आपको दिया गया है निधि,
तो ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करोगे आप, प्रति प्लस निधि, प्रतिनिधि ऐसा लिखोगे, ठीक है। ये उपसर्ग हुई। तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट कौन सा आता है, प्रत्यय अलग करके लिखना। तो प्रत्यय अलग करना, इसमें आपको कैसा क्वेश्चंस आएंगे देखिए, महत्वपूर्ण ऐसा क्वेश्चन है अगर आपके पास, उसका आंसर क्या होगा, महत्व प्लस पूर्ण। यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है, पूर्ण, ये प्रत्यय है। राष्ट्रीय अगर ऐसा एक क्वेश्चन है तो राष्ट्र प्लस ईय, यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है, ईय, ये प्रत्यय है। लास्ट में जो भी आता है वो प्रत्यय होता है, फर्स्ट में जो आता है वो उपसर्ग होता है। जैसे कि अनुशासन में अनु एक उपसर्ग है, तो अनुशासनीय, उसमें ईय क्या है, वो प्रत्यय है। अनु उपसर्ग है तो ईय प्रत्यय है, तो लास्ट में जो आता है वो प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय अलग करके लिखने के लिए भी दिया जाता है, वो भी 2 मार्क्स के लिए। एग्जाम्स में कैसा आता है देखिए, प्रत्यय को अलग करना होता है, वर्ड दिया जाता है उसमें से प्रत्यय को अलग करना। जैसे कि राष्ट्रीय है तो राष्ट्र प्लस ईय, राष्ट्रीय, तो वो ईय जो है वो प्रत्यय है, उसे अलग करना है, एक वर्ड से अलग करना। बट उपसर्ग में उपसर्गों को आपको जोड़ना, मतलब एक वर्ड दिया जाता है जैसे कि शासन, तो उसमें आपको उपसर्ग को ऐड करना, जैसे अनुशासन। यहाँ पे इसके बाद कौन सा आता है, निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में सजेस्ट करूँगी, निबंध से ज़्यादा अच्छा आप क्या लिखोगे, पत्र। इसके ऑप्शन में क्या आता है, पत्र लेखन। तो निबंध लेखन और पत्र लेखन ऑप्शंस में होता है, उसमें आप पत्र चूज़ कीजिए। सारा का सारा पत्र मैंने एक वीडियो में बनाकर डाली हुई है, तो वो वाला वीडियो अगर आप देख लोगे तो उसमें सारा पत्र जो वर्कबुक में है वो सारा पत्र वहीं पर है। मैंने अच्छे से उसको समझाया है कि कैसा लिखना है पत्र, कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना है, और कैसे आप 4 में से 4 मार्क्स भी ले सकते हो उस पत्र में, 4 मार्क्स में। तो मैंने उसे डाला है, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। निबंध आएगा तो एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को आपको समझना पड़ता है और थिंक करना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट भी होता है। इससे अच्छा आप पत्र लिखोगे तो अच्छा रहता है। तो उसके बाद क्या आता है वर्कबुक में, अपठित गद्यांश। ये अपठित गद्यांश ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो कि 4 मार्क्स के लिए। तो एक नया वाला अपठित गद्यांश है जो आपने आज तक देखी ही नहीं है, वैसे गद्यांश दिया जाता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है ये वाला। जो क्वेश्चंस होता है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, गद्यांश को पढ़ते पढ़ते आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखोगे, एक क्वेश्चन पढ़ोगे, उस क्वेश्चन के आंसर्स को देखते जाओगे। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद आंसर देखिए गद्यांश में जाकर, और आंसर्स ना लाइन बाय लाइन ही रहता है। जैसे क्वेश्चन रहता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट या सेकंड लाइन में मिलेगा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको थर्ड लाइन में मिलेगा, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ लाइन में मिलेगा। ऐसा 1 बाय 1 ही मिलता है, ज़्यादा ढूंढने में भी डिफिकल्ट होता है ऐसा नहीं रहता है, बहुत ईजी होता है अपठित गद्यांश। तो इसके बाद है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। जहाँ तक मैंने देखा है बच्चे इसी में मार्क्स लूज़ करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन में। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि बाकी तो काल परिवर्तन ये सब कुछ, वाक्य शुद्धि, ये तो आपको पता चलता है कि कैसा करना है। बट ये कुछ वर्ड्स होता है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट वर्कबुक में जो है वो अगर देखोगे तो उसी में से तो आएगा, आप थोड़ा ज़्यादा फोकस लगाओगे इसमें। वर्कबुक में जो भी है आप सारा का सारा देख लीजिए, मतलब इजी डिफ़िकल्ट सब कुछ देख लीजिए, क्योंकि मार्क्स इसी में ज़्यादा जाता है बच्चों का। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से देख के उसका आंसर्स प्रिपेयर करके डाला है। आप अपना ओन सेंटेंस भी बना सकते हो, बट वो सेंटेंस ठीक रहना चाहिए, मीनिंगफुल रहना चाहिए और उस क्वेश्चन के हिसाब से रहना चाहिए, तो मार्क्स मिल जाता है। और वर्कबुक से ही आएगा, मॉडल पेपर से ही आएगा, उसी को देखिए। तो ये 3 मार्क्स के लिए आता है। तो एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में दिया जाता है और एक सेंटेंस कन्नड़ा में दिया जाता है। एक ही क्वेश्चन के 2 सेंटेंस दिया जाता है। उन 2 सेंटेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपको ठीक से पता चल सकता है कि कैसे आप हिंदी में सेंटेंस बना सकते हो। उस लाइन का ठीक से अगर मतलब आपको समझ में आ गया तो आप हिंदी में आसानी से कर सकते हो सेंटेंस। ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसा ही सेंटेंस करना है, वैसा ही सेंटेंस करना है, बट सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, टेंस वहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ, नाಳೆಯು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ। ये एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, कल महीने का आखिरी दिन होगा। तो ये आपकी आंसर है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके बजाय आप ऐसे लिखोगे, कल महीने का आखिरी दिन है, ये गलत होगा। कल महीने का आखिरी दिन होगा, ये प्रॉपर आंसर है। तो ऐसे आपको लगेगा कि हाँ मैं कल महीने का आखिरी दिन है ऐसा लिखूंगी, ये आंसर ठीक है, मार्क्स दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर हो जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है, इसलिए 2 लैंग्वेज में दिया गया है, कन्नड़ा में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है। जब आप हिंदी में लिखोगे, ठीक से देखिए यहाँ पे ನಾಳೆಯು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ऐसे दिया गया है। और टुमारो विल बी आप देख सकते हो ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में। तो आप क्या लिखोगे,
कल महीने का आखिरी दिन होगा, ऐसा ही लिखोगे आप। कल महीने का आखिरी दिन है ऐसा नहीं लिखोगे, वो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको टेंस टिक से देखना पड़ेगा कौन से टेंस में है, इसलिए कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, दोनों को आप टिक से देखोगे और आपको आंसर लिखना पड़ेगा उस हिसाब से। तो इसलिए सारा आंसर्स देख लोगे तो इसी में से आएगा। तो आई थिंक ये लास्ट है वर्कबुक के एक्सरसाइज में, और ये ट्रांसलेशन जो है ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसके साथ साथ आपके ग्रामर भी ख़त्म होता है। ज़्यादा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब इस साल के मॉडल पेपर रिलीज़ होगा ना, तब मैं उसके आंसर्स डालूंगी, तो तब आपको पता चलेगा कि कैसे आ सकता है, क्या क्वेश्चंस आता है, तो उस क्वेश्चंस को ज़्यादा जोर लगाओगे आप। और इस साल के ब्लूप्रिंट भी जब आएगा तब भी मैं डालूंगी ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आप जो क्वेश्चंस है वो पढ़िए। मतलब सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किस चैप्टर में से क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा आप किस पर जोर लगाना है, किस चैप्टर से संदर्भ आता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आता है, ये भी आप पढ़ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर पढ़ोगे सब कुछ पढ़ोगे उसमें से, नहीं, कुछ क्वेश्चंस में कुछ चैप्टर से संदर्भ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको सोच समझकर पढ़ना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सब कुछ पढ़कर। तो जब ब्लूप्रिंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वहाँ तक आप ये वाले जो प्रीवियस ब्लूप्रिंट है इसको ही आप फॉलो करोगे, मतलब आपके मिड टर्म्स या एग्ज़ाम्स हैं तब तक के लिए आप ये वाला ब्लूप्रिंट आप फॉलो कर सकते हो। तो ये थी सारे ग्रामर के आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।